Welcome everybody to this new lecture of our book Waves, Oscillations and Acoustics, and today we will continue our discussion about the forced harmonic oscillator, and the topic is we studied in our last lecture is change in amplitude with frequency of driven force. Okay, जो हमने यहाँ ड्राइवन फोर्स लगाया है, प्रणोदित बल यहाँ लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण जो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है यानी प्रणोदित दोलक है, उसके एम्पलीट्यूड में किस तरह का परिवर्तन आता है या एम्पलीट्यूड किस तरह चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ये हमें यहाँ स्टडी करना है। और ये सब डिस्कशन हमने कर लिया था। ये जेडम की वैल्यू हमने निकाल दी थी और फिर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है बाय दिस वैल्यू वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। ये केसेस हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं इसको ए कह दूँ, चूँकि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेडम, ये कुछ इस तरह की वैल्यू, और ये जो यहाँ ये फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, इसको हमने यहाँ ए कह दिया और यही है एम्पलीट्यूड ऑफ अ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यू कैन से इट एज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। इसी का वेरिएशन हमें फ्रीक्वेंसी के साथ देखना है। इसके डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान दें, न्यूमिनेटर में तो यहाँ एफ नोट है, स्मॉल एफ नोट, जो कि वैल्यू है एफ नोट, कैपिटल एफ नोट ओवर एम की, यानी कि ये जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है विद रेस्पेक्ट टू मास, या यूं कहें आप कि द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट मास इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ नोट, दिस इज द वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, इसका वेरिएशन हमें देखना है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवन फोर्स। ओके, और ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ ओमेगा से डिनोट करते हैं हम, चूंकि ओमेगा नोट यहाँ ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जब वो ट्रांजिएंट स्टेट में रहता है, और ओमेगा ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जिससे हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है इन द स्टेडी स्टेट। ओके, तो हमें इसके साथ इसका वेरिएशन देखना है, दैट इज ए वर्सेस ओमेगा, दिस इज अवर टारगेट। और इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू दिस वैल्यू एंड साइन ओमेगा टी माइनस एफ ई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अगर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ओके, बाय पुटिंग द होल टर्म, दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू a, so put here at the place of this whole term a, then this equation, the equation number 4th, will become y equals to a sin omega t minus phi. Okay, this is my equation number 5th. now अब हमें इस एम्पलीट्यूड का बिहेवियर देखना है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर। तो हम पहला केस यहाँ स्टडी कर रहे थे कि जब लो फ्रीक्वेंसीज हो, यानी जो ड्राइवन फोर्स ओमेगा है, जो ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वो बहुत छोटी हो ऑसिलेटर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो इस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है, बिकॉज ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, दैट्स वाई दिस फर्स्ट टर्म 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, और ओमेगा नोट स्क्वायर के कंपैरिजन में ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नोट। तो ये वाला जो टर्म बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा उसका फाइनल रिजल्ट ये हमारे पास आया था। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी लिमिट्स हैं, जब ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा कम हो, तो उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो इंडिपेंडेंट रहता है ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी, बिकॉज देयर इज नो टर्म लाइक ओमेगा in this expression, in this final expression. That's why in the low frequency limits, the amplitude of forced harmonic oscillator is quite independent of the frequency of the driven force. This is our first result. Although this is improportional to the stiffness constant and directly proportional to the
force or the maximum value of force, but quite independent with the frequency of the driven force. और यही तो हम वेरिएशन देख रहे थे. ये वाला जो रिजल्ट हमने एक्वायर किया है यहाँ, जो मुझे एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड देता है, या मैं सिंपली कहूँ तो एम्पलीट्यूड के बारे में मुझे बताता है फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर के, इसका ही तो वेरिएशन मुझे देखना है ओमेगा के साथ. लेकिन जब इसका वेरिएशन मैं लो फ्रिक्वेंसी लिमिट्स में देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास किसी भी तरह की ओमेगा जैसी टर्म मेरे पास नहीं है. और ओमेगा जैसी टर्म अगर मेरे पास नहीं है, इससे ये पता चलता है कि लो फ्रिक्वेंसी लिमिट्स में जो एम्पलीट्यूड है फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो क्वाइट इंडिपेंडेंट रहता है with respect to the frequency of the driven force. This is my first result, as we were discussed in our last lecture, and this is my second limits, that is in the high frequency limits when omega is very very greater than omega naught. ये फिर से मेरे पास एक्सप्रेशन. अब की बार हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट्स हैं जब ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा हो. तो फिर से हम इस टर्म को देखेंगे. चूंकि एफ नोट पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं इस लिमिट का आएगा डिनोमिनेटर में इफेक्ट. और डिनोमिनेटर में इस बार ओमेगा नोट डोमिनेंट है ओवर ओमेगा इज डोमिनेटिंग ओवर ओमेगा नोट, यानी ओमेगा का जो वैल्यू है वो इस बार ओमेगा नोट की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ा है. इसका मतलब अब की बार हम ओमेगा नोट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा. तो जो ओमेगा वाली टर्म है वो कंसिस्टेंट रहेंगी यहाँ, और जो ओमेगा नोट स्क्वायर वाली टर्म है वो नेग्लेक्ट हो सकती हैं. तो ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हुई ओमेगा नोट स्क्वायर वाली, और यहाँ मेरे पास बचा 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, बिकॉज हियर ओमेगा स्क्वायर एंड टू द स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा नोट स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड. Okay, so this term into the denominator will become this type 4b square omega square plus omega to the power 4. ओके. और अगर यहाँ b को मैं डैम्पिंग बहुत छोटी कर दूँ, अगर डैम्पिंग की वैल्यू b की वैल्यू, जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है मेरे पास b, इसकी वैल्यू अगर कम हो तो यही एक्सप्रेशन मेरे पास इस एक्सप्रेशन में बदल जाएगा, क्योंकि फिर ये टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगी. 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन द कंडीशन दैट b इज वेरी स्मॉल. डैम्पिंग इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं है, या है तो बहुत कम. तो उस लिमिट्स में जो ओमेगा टू द पावर 4 बचेगा स्क्वायर रूट में, और इससे एक पावर स्क्वायर रूट से इसके स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्क्वायर मेरे पास बचेगा. यहाँ आप वेरिएशन देखिए एम्पलीट्यूड का ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के साथ ऑफ द ऑसिलेटर. सो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द ओमेगा स्क्वायर. यानी कि जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो एम्पलीट्यूड है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो डिक्रीज होगा. या फिर मैं कहूँ कि जब ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ए टेंडिंग टू 0 जाएगा, बिकॉज दिस रिजल्ट सजेस्ट अस ए इज डायरेक्टली इम्प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा स्क्वायर. जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ए की वैल्यू कम होगी. ये रिलेशन मुझे बताता है. ओके. अब मैं डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस वाली कंडीशन की बात करता हूँ, यानी जब दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो तो ये कंडीशन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस की कंडीशन. और इसी के ऊपर हमारा जो अगला डिस्कशन है वो चलेगा. तो ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा नोट के बराबर हो, फिर से मेरे पास ये एक्सप्रेशन है. अब की बार जो ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वो है ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट के बराबर. तो इस एक्सप्रेशन में अगर ये वैल्यू मैं डालता हूँ, सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट, सी दिस होल टर्म विल बी 0 एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस एफ नोट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. एंड दिस टर्म 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2b ओमेगा होल स्क्वायर. So square is cancelled with the square root and we are left with this f naught over 2b omega. Again see the relation between the amplitude and the frequency of the driven force. Again the amplitude is directly inversely proportional to omega, and here
A is inversely proportional to omega square. Here amplitude is inversely proportional to omega. Okay, तो यहाँ भी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन ग्रेजुअली कम होगा। यहाँ शार्पली कम होगा क्योंकि यहाँ वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ थोड़ा सा इन कंपैरिजन अगर दोनों कंडीशंस का कंपेयर करें तो यहाँ एम्पलीट्यूड में ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन। इस कंडीशन और इस कंडीशन का कंपेयर करें, बिकॉज हियर इज ए इज inversely proportional to omega square and here A is inversely proportional to omega. That's why here the decrease in amplitude is not so rapidly as compared to this case. Okay, so at omega equals to omega, the maximum amplitude is inversely proportional to the damping coefficient B, this B, as B tending to 0, so A tending to infinity. अगर डैम्पिंग बिल्कुल जीरो हो जाए तो जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, या इसका रिवर्स भी आप सोच सकते हैं। अगर डैम्पिंग इनफाइनाइट हो जाए तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। और ये एक थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल केस भी है। अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो निश्चित रूप से जो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा, और डैम्पिंग अगर जीरो है तो निश्चित रूप से जो ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड्स हैं, ऑसिलेटर के ऑसिलेशंस के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब फिर ये प्रूफ करने की हम कोशिश कर रहे थे यहाँ कि व्हेन हाउएवर डैम्पिंग इज प्रेजेंट, अगर वहाँ डैम्पिंग का इफेक्ट है, देन डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो जो डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस होगा, ये कंडीशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ड्राइवन फोर्स की वो ये होनी चाहिए। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए क्या है कि फॉर एम्पलीट्यूड ए टू बी मैक्सिमम डी ए बाई डी ओमेगा इक्वल्स टू जीरो। कैसे? किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर आपको मैक्सिमम देखना है तो आप क्या कीजिए, उसका मान लीजिए वो टी का फंक्शन है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, तो अगर वो टी का फंक्शन है तो और एफ फंक्शन है तो डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए और वहाँ से एक वैल्यू देगा, वापस उस फंक्शन में रखिए तो आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। ये हम बहुत बार मैक्सिमा और मिनिमा जब हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं तो वहाँ इस तरह के केसेस को हम स्टडी करते हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड ए की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो डी ए बाई डी ओमेगा को जीरो कंसीडर कीजिए, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशियल कीजिए विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, डी बाई डी ओमेगा ऑफ ए, रीड इट एज डी बाई डी ओमेगा ऑफ ए and put this expression equal to 0. So a is this, then differentiate this function with respect to omega. Let us see here. This is the differentiation of this function, gives me this function. This is equals to 0, so the denominator is cross multiplied, will become 0, and we have left with numerator, and the numerator term is this. By solving of this term, we have omega equals to root omega naught square minus 2b square. That is what we want to prove. और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास r/2m होती है, तो यहाँ डालिएगा तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब ये है thus maximum displacement amplitude और displacement resonance takes place at the frequency slightly less than omega naught। ये थोड़ी सी नोटेड थिंग है कि कैसे हम इस बात को ये कह रहे हैं। देखिए, हम कल भी इस बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ओमेगा की वैल्यू को अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से कितनी कम है। तो देखिए, इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, इसका गैस कैसे किया जा सकता है। ये स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इज 1, और 1 में से भी आप कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये बहुत कम वैल्यू आएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू
gives you now the very small value, gives you a very small value, 1 minus something, that is figures into the points, और उस पॉइंट वाली फिगर का भी आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो आपके पास इतना छोटा वैल्यू आएगा कि आप ये कह सकेंगे कि दैट ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट, ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी ओमेगा में जो ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की, उसमें बहुत थोड़ा सा एक अंतर, स्लाइटली डिफरेंट आप इसे कह सकते हैं। ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये सब मुझे ये सजेस्ट करते हैं, दिस इज द रिजल्ट वी एक्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट द ड्राइवन फोर्स फ्रीक्वेंसी is approximately equal to omega naught, or you can say it in other words that the driven force frequency is slightly different to the natural frequency of the oscillator, you can say it, इस तरह से भी आप इस बात को कह सकते हैं। ओके, सो यही यहाँ लिखा है कि in other words resonant frequency of driving force, that is this omega, is slightly less than the natural frequency of the displacement, that is omega naught। ओके, अब हम यहीं से इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं। क्योंकि एम्पलीट्यूड का वैल्यू ये है, एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन है वो मुझे ये इस इक्वेशन ये मुझे एम्पलीट्यूड देते हैं, और ए का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ओमेगा की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू इतना हो। क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से एक्वायर की है हमने, ये देखिए, हम मैक्सिमम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना चाह रहे थे, ए की, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री ये सिखाती है कि इस फंक्शन का आप जिसके रेस्पेक्ट में आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, उसको इक्वल टू 0 डालिए, और इक्वल टू 0 के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है उसे वापस इस फंक्शन में डालिए, तो इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, हमने उसको इक्वल टू 0 डाला, और इक्वल टू 0 रखने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई वो कुछ इस तरह की वैल्यू थी, कुछ इस तरह की वैल्यू थी, कुछ इस तरह की वैल्यू। अब हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस वैल्यू को वापस इस फंक्शन में रखिए, तो आपको ए मैक्सिमम मिल जाएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस टर्म, ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इनटू दिस इक्वेशन और इनटू दिस एक्सप्रेशन। सो ए मैक्सिमम विल बी, ओमेगा की जगह पुट आउट कीजिए रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो जब आप ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, इस क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू मेरे पास आएगी, यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास, जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो ये है कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड माइनस 2b स्क्वायर। तो ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट इज दिस। सो 4 b स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह रखिए ये वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, हियर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ओके, एंड दिस will become positive, and put the value of omega. So omega naught square minus 2b square, omega, this is positive, here is positive, plus put the value of omega, actually omega square, so omega square is omega naught square minus 2b square, omega square की जगह रखिए omega naught square minus 2b square and minus omega naught square to the power square। ओके, अब इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आप देख रहे होंगे ये क्वांटिटीज इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो गई। 2b स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो 4b टू द पावर 4 आएगा, यहाँ से 4b स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये टर्म सेम रही, और यहाँ से जब इस क्वांटिटी का स्क्वायर होगा तो मेरे पास आएगा 4b टू द पावर 4, और यहाँ से मैं
देखिए 4 कॉमन है दोनों में से, तो जो बाहर आएगा स्क्वायर रूट से वो 2 आएगा, ये रहा 2। और यहाँ से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो जो बाहर आएगी वैल्यू वो बी आएगी, चूंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ रही है। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ से तो 4b स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मेरे पास बचा ये वाला वैल्यू। ओके, और यहाँ से जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई 4b स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू बची बी स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ -2b स्क्वायर है और +b स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचा -b स्क्वायर, चूंकि यहाँ -2b स्क्वायर था और यहाँ जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी b स्क्वायर। सो -2b स्क्वायर +b स्क्वायर रिजल्टिंग इन -b स्क्वायर। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जो वैल्यू मेरे पास आई है ए मैक्सिमम की, वो ये है f0 ओवर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट आउट कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास है, ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास है 2b की वैल्यू है r/m और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी मैं रख सकता हूँ, और 2b की वैल्यू, एक्चुअली ये कॉन्स्टेंट्स हैं। जब इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व आउट करना शुरू किया था तो ये वाले वो रिजल्ट्स हैं। 2b की वैल्यू है r/m, तो इसकी जगह 2b की जगह हम पुट करेंगे r/m, और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू है s/m। ये वाली हम दोनों वैल्यू रिमेंबर दिस वैल्यू, 2b इक्वल्स टू r/m एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू s/m। देन पुट these two value into this equation, 2b की जगह आएगा r/m और ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह आएगा s/m। और यहाँ भी मुझे वो वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट करनी है। 2b की वैल्यू r/m, तो b की वैल्यू हो जाएगी r/2m, और जब उसका स्क्वायर होगा तो वो होगा r²/4m²। तो वो सब वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं, और यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड है, नॉट एक्सेलरेशन, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये ए मैक्सिमम की वैल्यू है, ए मैक्सिमम इज इक्वल्स टू f0 ओवर r/m स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r²/4m²। ओके, आप ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं, s/m वो वैल्यू है। अब देखिए यहाँ इसकी वैल्यू को हमने f0 कहा, और चूंकि ये जो वैल्यू है f0, यहाँ देखिए यहाँ ये देखिए, अगर मैं यहाँ कैपिटल f0 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो ये है स्मॉल m इंटू स्मॉल f0, ये यानी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो कैपिटल f0 आ जाएगा। और यहाँ जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद आपको लगेगा ये जो स्मॉल m है, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी f0 के साथ तो मुझे मिलेगा कैपिटल f0। दैट इज द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम ड्राइवन फोर्स, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राइवन फोर्स। ओके, और यहाँ जो क्वांटिटी बचेगी स्मॉल r एज इट इज, स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी है वो भी एज इट इज। अब ये जो वैल्यू है जो स्क्वायर रूट में लिखी है, इसको मैं ओमेगा डैश कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ ओमेगा डैश की जो वैल्यू है वो ये है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r²/4m², या ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी पहले ही कि ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो s/m माइनस r²/4m। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। ये हम पिछले टॉपिक में ऐसा स्टडी करके आए हैं। तो a मैक्सिमम की वैल्यू ये है f0 ओवर r ओमेगा डैश, जहाँ ओमेगा डैश नेचुरल फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेटर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेटर की। ये इसी डिस्कशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी जो डिस्कस हम करके आए हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट्स में क्या बिहेवियर रहता है एम्पलीट्यूड का, हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट्स में क्या बिहेवियर रहता है एम्पलीट्यूड का, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब होती है, यानी कि जब ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के बराबर हो जाती है, उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड का कैसा बिहेवियर रहता है। तो वो सब बातें हम
डिस्कस करके, और ए मैक्सिमम की वैल्यू भी हम डिस्कस करके आए हैं। और इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ए मैक्सिमम का जो वेरिएशन है, ए मैक्सिमम का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का है। और यहाँ जो इस फॉर्मूले में मुझे नोटिस करना है वो ए मैक्स, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डिस्कस करेंगे हम, उसके लिए मुझे जो आवश्यकता है वो है ए मैक्सिमम का जो वेरिएशन है आर के साथ, ए मैक्सिमम का जो वेरिएशन है आर के साथ, ये मुझे यहाँ देखना है। ये आर क्या है, यहाँ डैम्पिंग कांस्टेंट है, बी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है। मैं कई बार इस बारे में आपको बता चुका हूँ। आर क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, और बी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है। ओके, तो ए मैक्सिमम की जो वेरिएशन है आर के साथ, ऑल्दो ये एफ नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राइवन फोर्स है, ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। ओमेगा डैश को यहाँ मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, होती तो नहीं है। तो जो ए का वेरिएशन है, ए मैक्सिमम का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है आर के साथ, जो कि डैम्पिंग कांस्टेंट है, इसके साथ जो वेरिएशन है वो इन्वर्सली है। यानी जैसे जैसे डैम्पिंग कांस्टेंट आर की वैल्यू बढ़ेगी, वो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कम होगी। ये रिलेशन मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नाउ डिस्कस अबाउट दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए और फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में। ओके, और इसी पर यहीं कहीं इस फ्रीक्वेंसी स्केल पर कोई एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नोट, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की। ओके, अब मुझे ये वेरिएशन रीड करना है, और कंडीशन ये है दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी जो डैम्पिंग कांस्टेंट R1 की वैल्यू है वो एक दूसरे डैम्पिंग कांस्टेंट R2 की वैल्यू से ज़्यादा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे किस बारे में इंफॉर्मेशन देखता है वो देख लेते हैं। When R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी पहले केस में, जो फर्स्ट केस है, उसमें डैम्पिंग का जो कांस्टेंट है इज ग्रेटर देन द डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ सेकंड केस। ये दो ग्राफ है, ये R1 के लिए प्लॉट किया गया ग्राफ है जिसको मैंने R1 लिखा है, और ये R2 के लिए प्लॉट किया गया ग्राफ है जिसको हमने R2 लिखा है। और ये पहले से ही कंडीशन यहाँ दी गई है दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी डैम्पिंग कांस्टेंट R1 की वैल्यू एक दूसरे डैम्पिंग कांस्टेंट R2 की वैल्यू से ज्यादा है। ये दोनों डैम्पिंग कांस्टेंट है, बट R1 इज ग्रेटर देन R2। ओके, और वेरिएशन ये है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो इस तरह का है दैट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग कांस्टेंट। यानी जैसे जैसे डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होगी, और अगर डैम्पिंग कांस्टेंट R की वैल्यू घटेगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ ये स्केल मुझे एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और ये स्केल मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर R1 ग्रेटर देन है R2 के, R1 इज ग्रेटर देन R2 है, यानी R1 का जितना ज्यादा मान होगा डैम्पिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और डैम्पिंग अगर ज्यादा होगी इसका मतलब ये है जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेटर का वो उतना ही कम होगा। और अगर इनफाइनाइट लिमिट्स में जाएंगे तो अगर R टेंडिंग टू इंफिनिटी देन A टेंडिंग टू जीरो, A मैक्सिमम टेंडिंग टू जीरो। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी पहले वाले केस में डैम्पिंग ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड केस। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू उतना ही कम है। अगर R1 ज्यादा है तो यहाँ जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है R1 के केस में वो इतना है। इस लाइन को यहाँ टच कीजिए, इस लाइन को यहाँ टच कीजिए तो आपको दिखेगा R1 के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है, इस पॉइंट पर जाकर कहीं। और अगर R2 के केस में, चूंकि यहाँ डैम्पिंग इफेक्ट कम है, R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब यही है। तो R2 के केस में अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो
यहाँ जाकर कहीं मिलता है। यानी ये दोनों लोकेशन मुझे बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि ये दो लोकेशन मुझे इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि जब डैम्पिंग ज़्यादा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम है, और जब डैम्पिंग कम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी ज़्यादा है। या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, साधारण शब्दों में कह सकता हूँ कि जब भी डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा, और जब डैम्पिंग कम होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। R1 ज़्यादा है इसीलिए एम्पलीट्यूड कम है, और R2 कम है इसीलिए एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और जैसे जैसे यहाँ से इधर की तरफ आप आएंगे तो देखिए यहाँ से R1 की वैल्यू कम कम कम, और जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो जो डिफरेंस है मैक्सिमम वैल्यूज में, जैसे जैसे R1 का इफेक्ट कम होगा, डैम्पिंग का इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ देखिए जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स में डिफरेंस है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है वो बहुत कम है। यानी जब R1 में और R2 में डिफरेंस कम है तब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंस, जैसे ही R1 और R2 में डिफरेंस बढ़ेगा वैसे ही एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंस बढ़ेगा। So this is the graphical representation which shows that when the damping is high, amplitude is low, and when damping is low, amplitude is high. Simply. ये बताता क्या है मुझे इस बारे में? देखिए ये वर्बल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब रेजोनेंस जैसी कंडीशन किस तरह पैदा होती है, कैसे रेजोनेंस हमारे पास रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो अचीव की जाती है। तो देखिए when the frequency of the external oscillator, external periodic force is equal to the natural frequency of the body, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो प्रणोदित बाह्य प्रणोदित बल आपने लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हैज टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है वो मदद शुरू कर देता है टू एक्सटेंड और टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी ऑफ द वाइब्रेशन, and at each step the external applied force is always in phase with the vibration of the body। और हमेशा जो एक्सटर्नल periodic force है वो phase में रहता है with the vibration of the body। every new impulse, look at this, okay, concentrate on this, every new impulse add to the effect of all previous impulses as the successive impulses always arrive in phase, and accumulated effect is to make the body vibrate with a large amplitude resulting in resonance। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर फॉलो होगी कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो हमेशा जो बॉडी का फेज, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फेज है वो बॉडी के वाइब्रेशन के फेज में रहेगा। तो हर बार कोई इंपल्स आएगा, हर बार जब फोर्स पीरियोडिक फोर्स वर्क करेगा, इंपल्स का मतलब जब 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 पीरियोडिक फोर्स काम करे, यानी पीरियोडिक फोर्स का मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद लगने वाला फोर्स। इंपल्स उस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को हेल्प करने का एक तरीका है। इंपल्स एक तरह का फोर्स है, इंपल्स एक तरह का फोर्स है जो बॉडी के वाइब्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। तो हर समय जब भी बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होगा तो एक इंपल्स देना पड़ेगा। वो इंपल्स क्या करेगा, हमेशा उसके क्या करेगा, वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज करेगा। एक इंपल्स आया एम्पलीट्यूड इंक्रीज, दूसरा इंपल्स आया एम्पलीट्यूड इंक्रीज, तीसरा इंपल्स आया एम्पलीट्यूड, क्योंकि फेज में है, आउट ऑफ फेज नहीं है, दोनों के वाइब्रेशन फेज में है। एम्पलीट्यूड जो पीरियोडिक फोर्स का फेज है वही बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस का भी फेज है। तो हर समय पहला इंपल्स आएगा, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा, बॉडी का जो ऑसिलेशंस हैं उनके जो एम्पलीट्यूड हैं उसको इंक्रीज करेगा। दूसरा इंपल्स आएगा फिर और इंक्रीज, तीसरा इंपल्स और इंक्रीज, चौथा इंपल्स और इंक्रीज। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब बॉडी
लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू करेगी, और वही कंडीशन कहलाती है द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति केवल कब होगी, जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रणोदित दोलक, ये प्रणोदित दोलक बल जो हमने बाहर से लगाया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, बाह्य आवर्ती बल जो हमने लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। यानी जो मैथमेटिकल कंडीशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये वाली कंडीशन दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, यही कंडीशन है रेजोनेंस की, द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब इस फोर्स का फ्रीक्वेंसी जो बाह्य आवर्ती बल यहाँ लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो वहाँ कंडीशन होती है रेजोनेंस की। और रेजोनेंस की कंडीशन के लिए जरूरी है कि जो ऑसिलेशंस, जो इंपल्स आ रहे हैं पीरियोडिक फोर्स से, इंपल्स का मैंने अर्थ आपको बताया कि इंपल्स एक तरह का फोर्स है जो ऑसिलेटर के ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने का काम करता है। तो यही कंडीशन मैथमेटिकली जो हम स्टडी करके आए हैं, ग्राफिकली यही रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, इसके शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को अभी हम स्टडी करेंगे आगे के टॉपिक में। तो रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो इस तरह से अचीव किया जाता है। एवरी एक्स्ट्रा इंपल्स, चूंकि फेज में है, पीरियोडिक फोर्स के जो वाइब्रेशन है, पीरियोडिक फोर्स का जो इंपल्स है, और बॉडी के जो नेचुरल वाइब्रेशन, वो दोनों फेज में है। तो जब जब इंपल्स आएगा, जब जब फोर्स वर्क करेगा, तब तब बॉडी के एम्पलीट्यूड, जो बॉडी के ऑसिलेशंस, जो बॉडी के वाइब्रेशन है, उनके जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करेंगे। और ये लगातार जब रिपीटेशन होगा इस वर्क का, तो ये जो कंडीशन अचीव होगी, जब बॉडी बहुत बड़े बड़े वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेगी, दैट कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। Okay, so this is the graphical representation of this result. A maximum equals to F naught over R omega dash, and this is the condition by which we can achieve the condition of resonance. Okay. Now moving to the next topic, and the next topic is sharpness of resonance. Sharpness of resonance. तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब ये होता है, देखिए शार्पनेस का मतलब, आप अगर फिजिकल एग्जांपल को देखें तो चाकू का शार्प होना, तेज होना, वहां से ये वर्ड आया है। यानी एक बिहेवियरल वर्ड आप इसे कह सकते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये दिखेगा इस टॉपिक में कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि रेजोनेंस बहुत शार्प होता है, यानी रेजोनेंस अपने पीक तक जाता है और फिर वापस एक अच्छी शेप लेकर वापस आता है, यानी रेजोनेंस की जो कंडीशन है। और कई बार रेजोनेंस फ्लैट हो जाता है। तो रेजोनेंस फ्लैट कब होगा, रेजोनेंस शार्प कब होगा, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। एंड दिस इज द टॉपिक इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एज दिस नेम, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस कंडीशन में रेजोनेंस शार्प रहता है और किस कंडीशन में रेजोनेंस फ्लैट रहता है। ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ ग्राफिकल डेटा है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। आपको ये पता है कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है, उसका फॉर्मूला ये है। फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है, आप इस फॉर्मूले से उसे स्टडी करते हो। ओके, यहाँ साइन प्लस है। This is the formula. Amplitude equals to this one. At omega equals to omega naught, इस फ्रीक्वेंसी पे जो हम अभी डिस्कस भी करके आए हैं, रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होती है जब ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी
ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो हमें कंडीशन मिलती है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, और इस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में जो एम्पलीट्यूड रहता है बॉडी का वो कुछ इस तरह का रहता है, F0 = 2B ओमेगा। ये रिजल्ट हम एक्वायर करके आए थे यहाँ से। इस तरह का हमारे पास एक मैथमेटिकल रिजल्ट हम एक्वायर करके आए थे। तो मैक्सिमम ये रिजल्ट जो रेजोनेंस की कंडीशन है ω = जब ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तो जो एम्पलीट्यूड है उस कंडीशन में ऑसिलेटर का वो इस कंडीशन में आ जाता है F0/2B ओमेगा, जहाँ जो फिजिकल क्वांटिटीज है हैज देयर यूजुअल मीनिंग्स। जो F0 है यहाँ इस कंडीशन में, जो F0 है वो आपको पता है कि फोर्स मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट मास है, B डैम्पिंग कोफिशिएंट है और ओमेगा ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो ड्राइव कर रहा है ऑसिलेटर को, हार्मोनिक ऑसिलेटर को, और ये कंडीशन रेजोनेंस की है। ओके, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स ओमेगा इज इंक्रीज, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज, चूंकि आप रिलेशन देखिए दोनों में क्या है, अगर मैं F0 को B को कांस्टेंट कंसीडर कर लूं तो 2 तो कांस्टेंट है ही, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और ये कंडीशन मुझे ये बताती है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, और ये किसका एम्पलीट्यूड है, ये ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है जिसके ऊपर ड्राइवन फोर्स लगाया गया है। और क्यों लगाया गया है ड्राइवन फोर्स? टू मेंटेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ताकि जो मेरा ऑसिलेटर है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ना बने, वो एक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बने जो एक डेफिनेट और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता रहे, इंडेफिनेटली ऑसिलेट करता रहे। तो ये कंडीशन मुझे कह रही है कि जब जब ड्राइवन फोर्स के ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कॉन्सिक्वेंटली ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कम होगा। जब जब ये वैल्यू घटेगी तब तब ऑसिलेटर के ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स ओमेगा इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, घटेगी या बढ़ेगी, दोनों कंडीशन में